नेपाल में परसों ही भारत के जो आर्मी चीफ थे वो नेपाल आकर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से मिले हैं। उसके बाद नेपाल और भारत के बीच में हो रहे गोरखाज को भर्ती के प्रोसेस जो रुका गया था उसको फिर से सुचारू करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त किया गया है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा नेपाल और इंडिया के बीच के जो संबंध है, सीमा के विवाद है, इन संदर्भ में आज हम गहराई में बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे पास विश्लेषक श्याम बस्नेत जी मौजूद है। सर, स्वागत है आपको। धन्यवाद। जैसे ही भारत की सेना के चीफ धीरज सेठ नेपाल आकर परसों ही नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेन्द्र शाह से मिले हैं, उनके बाद जो भारत ने नेपाल के आर्मी को जो गोरखाज में भर्ती करते थे उनको रोका है। अब सुचारू करने के लिए, उनको सेवा सुविधा को बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है, बातचीत हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। क्या मानना है सर आपको? अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा नेपाल और भारत के बीच में, रोजगारी के संदर्भ में और रिश्ता के संदर्भ में क्या फ़र्क पड़ेगा अब? सुमन भाई, ये अग्निवीर कांड से के बाद जी, नेपाली का भरना बंद हुआ है भारतीय सेना में, एंड इट इज़ ड्यू टू नेपाल, नॉट ड्यू टू भारत। जी, क्योंकि नेपाल चाहता था पुराना ही एग्रीमेंट, जिसमें ये 4 इयर्स आफ्टर 4 इयर्स रिटायरमेंट जो है उसको नेपाल मानने के लिए तैयार नहीं था। तो ये नेपाल की तरफ से गलती यह है कि हम लोग भारत का नीति बनाने की स्थिति में नहीं है ना। हमारे लिए भारत का जो नियम है, जो चेंजेस है, वो हमारे लिए नहीं ना चेंज होगा। वो तो भारत के हित में जो है, वहाँ 140 करोड़ ने उसको जो एक्सेप्ट किया है, वो हमारे 40-50 हज़ार जो भर्ती होते हैं, रिक्रूट होते हैं, उसके लिए तो चेंज नहीं करेगा ना भारत। वी शुड हैव अंडरस्टूड दैट। हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये करीब 5 साल हुआ ये भर्ती रुका हुआ में, रिक्रूटमेंट रुका हुआ। इससे मेरे ख्याल से 50-60 हज़ार नेपाली युवा लोग वंचित हैं। हाँ, इट इज़ ड्यू टू आवर गवर्नमेंट। मेरे ख्याल से अब जो है, मैंने सुना है कि जब भारतीय CNC आर्मी चीफ गए थे पोखरा, क्योंकि वहाँ भी पेंशन कैंप है वहाँ पर, जहाँ से पेंशन बांटा जाता है भारतीय रिटायर्ड एक्स आर्मीज़ को, तो वहाँ पर नेपालियों ने विरोध किया है इस रुकावट के लिए। वो दिस इज़ नॉट ड्यू टू भारत जी। ये इसमें हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इवन एक नामी मीडिया पर्सन सुधीर शर्मा का भी गलत कंसेप्शन है ना। नेपाल ऑब्जेक्टेड टू दैट क्लॉज विच इंडिया कुड नॉट चेंज। वहाँ भारत में विपक्षी दलों ने भी इसमें बहुत सारा हो हल्ला किया था, लेकिन भारत ने चेंज नहीं किया। दिस इज़ द न्यू ट्रेंड ऑफ आर्मी ट्रेनिंग नाउ, वर्ल्ड वाइड है। और नेपालियों को इसलिए वंचित किया गया कि आफ्टर रिटायरमेंट उनको एक हैंडसम अमाउंट मिलता एक जी, एंड दे वुड हैव कम आउट ट्रेन्ड। कहीं भी उनका ज़रूरत हो सकता था। अब यू कुड हैव जॉइंड अमेरिकन आर्मी, यू कुड हैव जॉइंड रशियन आर्मी, यू कुड हैव जॉइंड ब्रिटिश आर्मी, यू कुड हैव जॉइंड द ब्रूनेई आर्मी। ब्रूनेई जो सल्तनत है वहाँ जा सकते थे, मिडल ईस्ट जा सकते हैं, आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का तनख्वाह मिलता। जी, हमारा गोरखा जो सैनिक है उसका तो मांग हर जगह है ना, इवन इन इंडिया। हाँ, वहाँ पर 75% जो रिक्रूटमेंट है पैरामिलिट्री फोर्सेस, जैसे BSF हुआ, टिबेटियन बॉर्डर फोर्स हुआ, और जितने रेलवे सिक्योरिटी हुआ, वहाँ पर 75% ऑफ द सीट वर रिजर्व फॉर दिस आर्मी पर्सन। जी, उसमें एयरफोर्स में होते, उसमें नेवी में जाते, तो दे वुड हैव कम अप ट्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और वो मेरे ख्याल से 50 हज़ार फैमिली उससे इफेक्टेड है। इट इज़ ऑल ड्यू टू आवर स्टूपिडनेस। जी, हमारे मूर्खता के कारण ये हुआ है, इसलिए उसको नहीं किया सकता। इस विजिट के बाद जो है, मैं क्या सुन रहा हूँ, चर्चा क्या चल रहा है कि जो प्रोटोकॉल
मेंटेन करना चाहिए था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, वो नहीं किया करके यहाँ चर्चा इवन इन भारत दिस इज बीइंग डिस्कस्ड। हाँ इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो रिलेशन, हम लोग चाहते हैं एक क्लोज रिलेशन हो, लॉन्ग टर्म रिलेशन हो, उसमें बाधा हो रहा है। और जैसे मैं सुन रहा हूँ कि नियर फ्यूचर में बालन जी का, हमारे प्राइम मिनिस्टर का कोई इरादा नहीं है भारत जाने का। हाँ इससे नेक्स्ट सितंबर 12-13 में जो ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है उसमें हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना पोजीशन क्लियर करने का जो मौका मिला था वो छूट गया। बाद में जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा उसमें हम लोग पीछे पड़ जाएंगे। जी, जैसे कि अब जो गुरखाज को भर्ती बंद हुआ था उसको फिर से सुचारू होने से क्या फ़ायदा होगा नेपाल को? इंडिया को तो अपने सुरक्षित स्थान में नेपाली लोग जो गुरखाज ओल्ड में ही बहुत दमदार ढंग से युद्ध करने वाले लोग कहते हैं। अब इंडिया ने गुरखाज पाने वाले हैं, नेपाल को क्या फ़ायदा होगा अब इससे? देखो रोजगारी की प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व होगा, क्या होगा? नहीं, ये तो सैकड़ों साल से चला आया है इस सिस्टम में। जी, वी बीन बेनिफिटिंग। सिर्फ पैसा नहीं आता है, हमारे यहाँ नॉलेज आता है, बाहर का टेक्नोलॉजी आता है। जो लोग बाहर जाते हैं जी, वहाँ से कुछ सीखे आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ धरान का। आई एम फ्रॉम धरान। वहाँ ब्रिटिश कैंप का रिक्रूटमेंट डिपो था, वहाँ पर जी। बेस था, वहाँ पर नेपाल का सबसे बड़ा ब्रिटिश आर्मी का। तो जब वहाँ से रिटायर होके लौटे हमारे गोरखा, ब्रिटिश गोरखा के जो जवान या ऑफिसर्स थे, जब लौटे तो धरान का विकास हुआ है। हमारे यहाँ सैनिटेशन, हाइजीन, ये सब किसने मेंटेन, किसने शुरू किया धरान में? ये ब्रिटिश, एक्स ब्रिटिश गोरखास ने किया। जी। सो दे ब्रिंग नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो, नॉट ओनली मनी। उनके पास पैसा भी होता है, टेक्नोलॉजी भी होता है, नॉलेज भी होता अब है। ये जो समझौता हुआ है या बोलूँ इंडिया के सेना के जो चीफ नेपाल आकर जो प्रतिबद्धता व्यक्त किया है, इससे अब नेपाल को फायदा ही फायदा होगा, ऐसा मान सकते भारत ने कभी रोका ही नहीं था। हैं? जी, ये क्या है कि अब की बार नेपाल ने अपना गलती महसूस करके उन्होंने रिक्वेस्ट किया होगा एंड ऑटोमेटिकली भारत सरकार तो चाहता ही है। इससे एक क्या होता है कि जो इंडियन आर्मी में से रिटायर होके नेपाल लौटते हैं, जी, ब्रिटिश आर्मी को तो सिटीजनशिप मिल रहा है, वीज़ा मिल रहा है इंग्लैंड में बैठने के लिए, बसने के लिए। हमारे जो हैं वो नेपाल लौटते हैं, वो एक एसेट होता है, क्रिएट होता है। दे ब्रिंग मनी, दे ब्रिंग नॉलेज, दे ब्रिंग टेक्नोलॉजी एंड दे ब्रिंग द वे ऑफ वर्क कल्चर भी लेके आते हैं। जी, तो हमारा सोसाइटी वैसे डेवलप हुआ ना। ब्रिटिश गोरखा और भारतीय सेना के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स या सिपाही लोग हैं, they have brought not only prosperity but development and knowledge also। जी, उसके बाद जो है, जो हमारे जनरल पब्लिक में से ही जाते हैं ना रिक्रूटमेंट में, तो उसमें एजुकेशन बढ़ा है। हमारा एजुकेशन जो परसेंटेज बढ़ा है वो जाके जो नेग्लेक्टेड ट्राइब्स में वो बढ़ा है। दे हैव बिकम मोर एजुकेटेड। ये चीज़ इन टोटलिटी नेपाल को सिर्फ आप देखते हो कि एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, उसमें आपको डेवलपमेंट का एक इंजन तैयार होके आता है। इस लाइन में सोचना चाहिए। जी, जैसे कि अब भारत और नेपाल के बीच में जो नए संबंध पुनर्निर्माण हुआ है सेना को लेकर, अब क्या अब नेपाल के जो बेरोजगारी जो है, यहाँ के कई सारे लोग रोजगारी की तलाश में हैं, कई योग्य लोग भी अभी के वक्त में रोजगारी ना पाकर, काम ना पाकर नेपाल में बैठे हैं, घर में बैठे हैं। अब उन लोगों को रोजगारी मिलेगा, अब इससे क्या होगा? अब नहीं, जो इसमें नेपाल के रोजगारी अर्थतंत्र में क्या फायदा था होगा? वो टूट गया। जी। देखो सुमन भाई, अभी का जो मिलिट्री जो ट्रेनिंग है, मॉडर्न लेटेस्ट ट्रेनिंग, वो नेपाली को मिलेगा, विच वी कांट गिव इन आवर आर्मी। वी डोंट हैव दोज इक्विपमेंट, वी डोंट हैव दैट वेपन्स।
हमारे यहाँ न टैंक है, न हमारे यहाँ मिसाइल्स है। हमारे जो नेपाली वहाँ पर जाके ट्रेनिंग होके आएंगे वो 21st सेंचुरी के मिलिट्री पर्सनल वो ट्रेन होके आएंगे। हाँ दैट इज़ वन डिफरेंस। दूसरी चीज़ यह है कि वो जो क्या कहते हैं हमारे यहाँ अभी रशिया में जाके जी लीगली इलीगली वो लोग लड़ रहे हैं यूक्रेन के साथ, और यूक्रेन जाके रशिया के साथ लड़ रहे हैं। अगर वो लोग ट्रेंड होते, वो लीगली जाते ना, उनको पूरा पैसा मिलता, कंपेंसेशन मिलता, सब चीज़ मिलता। उससे क्या है कि हम लोग इलीगल तरीके से दूसरी जगह जाके दूसरे के मिलिट्री में हम लोग रिक्रूट होते हैं। जी तो ये चीज़ हमें समझना चाहिए। और जो आप बोल रहे हो कि हमारा रिलेशन अच्छा हुआ है, पब्लिक लेवल में अच्छा हुआ है, गवर्नमेंट लेवल में बिगड़ के गया है अब की बार। क्यों आपने ऐसा बोला सर? पब्लिक लेवल में अगर भारत में नेपाली गोरखाज को भर्ती किया जाए तो पब्लिक लेवल में रिश्ता सुधरा है और गवर्नमेंट के लेवल में बिगड़ा। आपने ऐसा क्यों बोला? बिकॉज मैं ये आशा कर रहा था कि इस विजिट से जी ये मिलिट्री डिप्लोमेसी है ना, इस मिलिट्री डिप्लोमेसी के बाद बालेन शाह भारत जाने के लिए तैयार होंगे, ये मेरा सोचना था। हाँ वो तो कुछ दिखाई नहीं दिया। नियर फ्यूचर में नहीं जाएंगे मेरे ख्याल से, वो उनका बस चले तो कभी जाएंगे ही नहीं। हाँ दैट इज़ आर हमारा दुर्भाग्य वो है जी कि हमें ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला है जो अपना पॉलिटिक्स या देश के लिए दूसरे से बात करने के लिए ही सकता है। जी दैट इज़ आवर मिसफॉर्चून। जी अब क्या होगा, जैसे कि अब अगर भारत में नेपाली गोरखाज को भर्ती किया जाए तो कई बार नेपाली सीमा में भी विवाद है। अब जैसे धीरज सेठ जो भारत के सेना के प्रमुख चीफ थे, वो नेपाल आकर जैसे ही नेपाली लोगों से मिला, एक्स आर्मी से मिला, यहाँ के गवर्नमेंट लेवल के सेना के लेवल से कई सारे लोगों से मिला, नेपाल के राष्ट्रपति के तरफ से उनको विभूषित भी किया गया, सम्मान किया गया। कुछ दिन पहले उनको नेपाल के महारथी बनाया भी मानार्थ दिया गया। अब ऐसे देखें तो सर अब क्या होगा, नेपाल और भारत के बीच में बहुत सारे नहीं ये कोई नई ये जो प्रॉब्लम था ना, नहीं ये यूजुअल कर्टसी कॉल था ये जी ना देखने के लिए, पर इसके अंदर छिपा था हमारे प्राइम मिनिस्टर को भारत ले जाने के लिए, इंस्पायर करने के लिए ये विजिट था मेरे दृष्टिकोण में। उसमें तो सफल नहीं हुआ ना। पीपल टू पीपल हमारा अपना जो संबंध है वो है ही है। हमारा कार्यक्रम का भी मेन उद्देश्य भी यही है, मेन पर्पस भी यह है कि पीपल टू पीपल कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये क्यों उलझा हुआ है? नेपाल क्यों नहीं आगे बढ़ता है उसमें? भारत तो तैयार है ना कि बाइलैटरली वी शुड सॉल्व इट, दोनों पक्ष तैयार हैं। तो मोदी जी से हमारे प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं मिलते? हाँ कितने बार इनवाइट किया गया। मेरे ख्याल से आर्मी चीफ का ये जो है ये विजिट है वो भी इससे जुड़ा हुआ है। हाँ इट वाज नॉट अ मियर कस्टमरी विजिट। क्यों नहीं मिल रहे अभी की नेपाल के जो प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह है, आपने कहा वो मिलना ही नहीं चाहते हैं अभी के वक्त में मोदी जी से, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि नेपाल से देखें तो नेपाल से बहुत ऊपर है भारत का जो इकोनॉमी, पावर, स्टेटस सभी नेपाल से बहुत ऊपर है। अब फिर भी नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, वो नरेंद्र मोदी जी को क्यों नहीं मिलना चाहते होंगे, भारत को क्यों नहीं मिलना चाहते होंगे? अब मैं यह हमारा नितांत पर्सनल इंटरनल मैटर है, मैं इस चैनल में इसको खोलना नहीं चाहता हूँ। ये मेरा देश के खिलाफ होगा, ये मैं ये बोलना नहीं चाहता हूँ। पर विदाउट कनेक्टिविटी, विदाउट संपर्क कैसे आप आगे बढ़ोगे? हाँ आपको तो आगे बढ़ना है ना, बढ़ना है। आप एक जगह खड़े रहोगे तो आप कैसे आगे जाओगे? सब लोग आगे चले जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे। तो आपको तो
कनेक्टेड होना चाहिए, जी आपको डिस्कशन करना चाहिए। अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें भारत, चाइना और जितने भी देश हैं, खास करके भारत और चाइना का हमें समर्थन चाहिए। जिसका समर्थन हमें सबसे अधिक चाहिए, उससे आप संपर्क विहीन रहेंगे तो कैसे आगे बढ़ोगे आप। जी इसलिए हम कहते हैं कि अभी का 21st सेंचुरी में कनेक्टिविटी, डिस्कशन और एक दूसरे के साथ कॉन्स्टेंटली कांटेक्ट में रहना अभी का इस एज का मांग है। जी अगर आप ये 3 चीज़ नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इवन इसी पेशे में लो ना, आप जिस पेशे में हो, आप मूव नहीं करोगे, हम लोग जैसे विश्लेषकों से आप लोग संपर्क नहीं करोगे तो कोई आपके घर में तो नहीं आएगा। हाँ You have to move around. You have to connect yourself with people. You have to share your experience, your knowledge with them. इससे आपको भी ज्ञान मिलेगा, हमें भी कुछ मिलेगा। आप जिस तरह के क्वेश्चन पुट अप करते हैं, we'll have to be prepared for that. जी और आपको हमारा एक्सपीरियंस मिलता है विच यू कांट गेट, क्योंकि आप तो हमारे एज में तो नहीं जा सकते हो ना। 50, अभी आप 30-40 साल के हो, आपको तो 60 साल पहले का तो अनुभव नहीं है। जी, बिल्कुल। जो आप पढ़ते हो, जो देखते हो, उससे आप एक इमेजिनेशन में जाते हो। हम लोग तो उसको फील करके आए हैं, उसमें जी के आए हैं, उसका जो प्रॉस एंड कॉन्स हम लोगों को मालूम है, इसलिए हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं ना। हमें प्रैक्टिकल नॉलेज है। हमारे जितने भी यहाँ पर मीडिया पर्सन हैं, पुराने लोग, वो लोग पुराना ही फार्मूला याद करते हैं। हाँ। जैसे कोई मैथमेटिक्स में या साइंस में फार्मूला होता है ना, कोई उसको क्रैम कर लेता है, बाय हार्ट करके उससे अपने को सॉल्यूशन निकालता है। बट दे डोंट गेट टू द बेसिक्स ऑफ दैट। जी 2 किस्म का नॉलेज होता है। आपको शुरू से बेसिक्स आपको मालूम होता है, दूसरा आप क्रैम करते हो, मतलब बाय हार्ट करके अपना सॉल्यूशन निकालते हो। पर अभी जो फार्मूला था, इवन इन एवरी साइंस, एनी फील्ड ले लो, पहले से आज हर चीज़ में तरक्की हुआ है, चेंज हुआ है, बिल्कुल है ना। अभी का मिडल ईस्ट का लड़ाई ही देख लो, जो लड़ाई हुआ है, वॉर हुआ मिडल ईस्ट में, पुराना सिस्टम कुछ काम नहीं लगा। एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या काम था वहाँ पर, जबकि एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था ईरान के पास। जी वो अभी भी सिर्फ मिसाइल और ह्यूमन लॉन्च मिसाइल के आधार से लड़ रहा है। एंड दे आर गिविंग अ टफ फाइट टू अमेरिका, विच इज़ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री सुपर पावर इन दिस वर्ल्ड। जी सो वी हैव टू चेंज इट। आज से 50 साल पहले किसी ने इमेजिन किया था कि ड्रोन से लड़ाई होगा? अभी जो है फाइटर प्लेन तो बैक सीट ले लिया है ना। फर्स्ट दे आर डूइंग इट बाय ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। जी तो ये सब चीज़ चेंज हो रहा है। इसी तरह अभी जो है एजुकेशन चेंज हो गया। हमारे टाइम का एजुकेशन और अभी के बच्चों का एजुकेशन में बहुत अंतर है। इसी तरह टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है, हमें भी उस चेंज के आधार पर अकॉर्डिंग टू दैट चेंज हमें भी एडजस्ट करना पड़ता है। अब जैसे नेपाल और भारत के बीच में सीमा को लेकर विवाद था, अब कई सारे मिसअंडरस्टैंडिंग थे यहाँ पर, क्या अब इसे सॉल्व होने की दिशा पर है अभी के वक्त में? जैसे भारत के जो कूटनीतिक लोग हैं वो बार बार नेपाल आ रहे हैं, नेपाल के फेमस प्राइम मिनिस्टर बालेन्द्र शाह को मिल रहे हैं, क्योंकि वो नेपाल में अभी बहुत सारे चर्चा में है, सुर्खियों में है, उनसे मिल रहे हैं। अब ऐसे देखें तो भारत और नेपाल के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थे, कई सारे बात को लेकर यहाँ पर भारत के और नेपाल के बीच में सीमा को लेकर कई सारे विवाद थे, अब क्या ये सॉल्व होने की दिशा पर है? क्या मानना है आपको? देखो सुमन भाई, हमारे यहाँ ये जो समस्या है, अब मैं 11 साल पहले की बात बताता हूँ, जब पहली बार मोदी जी आए थे जी, उस वक्त जो है उन्होंने क्या कहा था,
संविधान सभा में उन्होंने कहा था कि हमारा जो प्रॉब्लम्स है, भारत और नेपाल के बीच के जो प्रॉब्लम्स है, वो इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि वी डील इट थ्रू ब्यूरोक्रेट्स। जी, इसे पॉलिटिकली सॉल्व करना चाहिए, इसलिए लीडर टू लीडर, 1 to 1 बैठ के इसको सॉल्व करना चाहिए पॉलिटिकली। ही सेड दिस 11 years ago। आज वही रेलिवेंट है ना। तो हमारे आपके डिस्कशन से कुछ नहीं होने वाला है। और जो इंडियन डिप्लोमेट्स आते हैं या कोई ऑफिशियल्स आते हैं, हमारे ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स से उनका डिस्कशन से कुछ भी नहीं होगा जब तक भारत सरकार उसको अप्रूव नहीं करता है, जब तक नेपाल सरकार उसमें राजी नहीं होता है, तब तक उसका कोई अर्थ नहीं है। जी, अभी के जब तक हमारे प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्राइम मिनिस्टर बैठ के अपने एक्सपर्ट्स को रख के दोनों के लिए जो विन विन सिचुएशन है उसमें जब तक एग्री नहीं करोगे ये सॉल्व नहीं होने वाला। ये 11 साल पहले 11 years ago when Modi came here first time as the prime minister, he declared this in the House of Representatives there। जी, हमारा संविधान सभा में he said this कि we should talk leader to leader, not bureaucrats to bureaucrats। तो अभी तक इन 11 साल में कभी भी वो प्रयास नहीं हुआ है। जी, एक बार मोदी जी ने जीपीएस ईपीएस है ना, एमिनेंट पर्सन ग्रुप बना के उन्होंने डिस्कशन करके एक रिपोर्ट बनाया। उस रिपोर्ट को क्यों भारत ने एक्सेप्ट नहीं किया मैं नहीं कर सकता हूँ। आई कांट से दैट, आई कैन जस्ट इमेजिन। जी, बट अभी अगर बालन शाह जाते भारत और इस प्रपोजल को मोदी जी से कहते हैं, व्हेन यू केम टू नेपाल फर्स्ट टाइम मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू प्रपोज्ड ईपीजी, ईपीएस क्या, ईपीजी। नाउ आफ्टर 11 years I am proposing a EPG, let us make a EPG and then solve this problem। तो मोदी जी को तो मानना, ही विल बी कंपेल्ड टू कम टू एग्रीमेंट। तो उस ईपीजी में नॉन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को रखा जाए और जो लोकल पॉपुलेशन है उनका भी जो राय है उसको कलेक्ट करो, उसके बाद एक पॉलिटिकल डिसीजन लो। ऐसा बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं दुनिया में जो सॉल्व हुए हैं। लेटेस्ट जो है बांग्लादेश के साथ भारत का है। हाँ, कितना पोर्शन भारत का बांग्लादेश में गावा गया है, एडजस्ट किया गया, कितना पोर्शन बांग्लादेश का भारत में एडजस्ट किया गया। दे हैव सॉल्व्ड इट। जब बांग्लादेश सॉल्व कर सकता है, व्हाई नॉट नेपाल? उसके लिए हमें चाहना चाहिए, हमें आत्मविश्वास होना चाहिए, हमें एक डेडिकेशन होना चाहिए, डेडिकेशन टू द पीपल ऑफ नेपाल, डेडिकेशन टू द कंट्री ऑफ नेपाल, नॉट ओनली योर पर्सनल इंटरेस्ट। जी, और ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जो मैं देख रहा हूँ हमारे नेपालियों में, हर एक नेपाली में करीब करीब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है। वी आर नॉट इन्फीरियर टू एनी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, एनी सोसाइटी इन दिस वर्ल्ड, वी आर इक्वल। द ओनली थिंग, हमें वो एक्सपोजर नहीं मिला है। जी, हमें एक्सपोजर मिला है पर हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है दैट हैज़ प्रिवेंटेड इट, और हमें उसका फ्री एक्सेस नहीं मिला। दैट इज़ वाई वी आर ऑल माइग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज। इसको रोकना चाहिए। ओके सर, आपने आपका कीमती वक्त देकर हमारे साथ बातचीत किया। इस समय के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद सर। धन्यवाद।